साथियों, आज हम जानेंगे कि किस तरह से मनोविज्ञान प्राचीन युग में किस तरह से प्राचीन मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान का रूप लिया और प्राचीन मनोविज्ञान की जो शाखाएं थी वह कौन कौन सी थी। मनोविज्ञान को प्राचीन में कहाँ से उनको मान्यता मिला, किस प्रकार प्राचीन मनोविज्ञान आधुनिक युग में प्रवेश किया और उनमें किन किन का योगदान महत्वपूर्ण रहा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वर्षों पुरानी बात है जब यूनान एक ऐसा देश है जहाँ 3 महान आत्माओं ने जन्म लिया। वो 3 महान आत्माएं थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। कौन थे? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। यहाँ नाम दिया गया है। कौन कौन थे? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। अगर ये 3 महान आत्माएं नहीं होते तो शायद हम आज साइकोलॉजी से रूबरू नहीं होते। हमें साइकोलॉजी शब्द की पता नहीं चलता कि साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी सब्जेक्ट आज शायद नहीं होता। इन्हीं 3 महान आत्माओं के कारण हम आज साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी को अध्ययन करते हैं और देखते हैं, जानते हैं। दोस्तों, यूनान एक ऐसा देश था जहाँ 3 महान आत्माओं ने जन्म लिया, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इन्हीं के कार्य से आज साइकोलॉजी यहाँ तक बढ़ा है। इन तीनों के अध्ययन से ही साइकोलॉजी आज इतनी ब्रॉड रूप, विस्तारित रूप को प्राप्त किया है। और हम देखें तो साइकोलॉजी के आज आधुनिक युग में साइकोलॉजी बहुत ही विशाल बन गया है। कई क्षेत्र हो चुके हैं, मनोविज्ञान की कई शाखाएं हो चुकी है। ये तीनों के तीनों क्या थे? यूनानी थे। सुकरात, सबसे पहले सुकरात आए, उसके बाद प्लेटो आए और फिर कौन आया? अरस्तु आया। सुकरात सबसे पहले आया, जिन्होंने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। क्या क्या कहा था? मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। उस समय साइकोलॉजी की कोई पता नहीं था। पहली बार सुकरात ने ही कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन यह एक वर्ड, एक लाइन, एक सेंटेंस के तक ही सीमित रह गया। बस इन्होंने इन बातों को, इन सेंटेंसों को बोला कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन भी करना चाहिए, लेकिन यह इनको आगे विस्तारित नहीं कर पाया। इन्हीं के शिष्य थे एक प्लेटो, जिन्होंने, सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो, जिन्होंने कहा प्रकृति और ईश्वर। प्लेटो ने क्या कहा था कि मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर, मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर यह एक दूसरे से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये किसका कहना था? इन्होंने ही कहा था कि मनुष्य में एक आत्मा पाई जाती है और उस आत्मा में एक भाव पाया जाता है और उन्हीं भाव के कारण आज ये आत्मा एक परम सत्ता को प्राप्त करती है। इनके बाद प्लेटो के बाद आए अरस्तु। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु, जिन्होंने आत्मा की अध्ययन की शुरुआत की। क्या किया? आत्मा की अध्ययन की शुरुआत की। प्लेटो ने ही आत्मा की अध्ययन की शुरुआत दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में किया। किसमें? दर्शन शास्त्र के शाखा के रूप में किया। कौन किया? सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु ने ही आत्मा की अध्ययन की शुरुआत दर्शन शास्त्र के शाखा के रूप में किया और तभी से मनोविज्ञान की क्या कहा गया? मनोविज्ञान का जनक कहा गया।
आप ये भी सुनने होंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा से हुई थी। इन्हीं शाखा से हुआ था दर्शन शास्त्र से, जिनका अध्ययन सबसे पहले कौन किया? अरस्तु किया, जिनके कारण से ही हम मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं। एकमात्र ऐसा विद्वान है जो है कौलसेनिक का मानना है कि आत्मा की अध्ययन की शुरुआत सबसे पहले प्लेटो ने किया था। इस तरह मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को मानना चाहिए। मात्र कौलसेनिक पूछा जा सकता है, अगर पूछेगा भी तो इनका नाम दिया रहेगा। मात्र कौलसेनिक एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिनका मानना है कि मनोविज्ञान के प्रथम जो शब्द देने वाले थे वो प्लेटो थे, इसलिए प्लेटो को ही मानना चाहिए। मात्र कौलसेनिक के अनुसार प्लेटो है मनोविज्ञान के जनक, लेकिन अन्य सारे विद्वानों का मानना है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। तो इस तरह हम समझेंगे कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। इसी तरह प्राचीन मनोविज्ञान का उदय हुआ। यह लगभग ईस्वी पूर्व 4वीं सदी की बात है। ईस्वी पूर्व 4वीं सदी की बात है। 4वीं या 5वीं, 4वीं और 5वीं सदी की बात है। ईस्वी पूर्व 4वीं या 5वीं सदी की बात है। उस समय ही इन मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर इन सभी के योगदान से आज हम इन तीनों का ही योगदान है जो हम आज मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। उनके बाद रुडोल्फ गोयकले आए। कौन आए? इनके बाद रुडोल्फ गोयकले आए। रुडोल्फ गोयकले ने सबसे पहले अपने पुस्तक साइकोलॉजिया में, किसमें? साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द की चर्चा किया। किसके? साइकोलॉजी शब्द की चर्चा किया रुडोल्फ गोयकले ने। सबसे पहले साइकोलॉजिया पुस्तक में साइकोलॉजी शब्द की चर्चा किया और उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी है क्या, इनको यह कैसे आया, किन किन वर्डों से मिलकर बना है। इनको थोड़ा देख लीजिए कि साइकोलॉजी शब्द साइकी और प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगोस से मिलके बना है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात साइकोलॉजी का पूर्ण अर्थ को, पूर्ण रूप को देखें तो क्या बन जाता है? आत्मा का अध्ययन। क्या बन जाता है? आत्मा का अध्ययन। अर्थात साइकोलॉजी के अंदर हम अभी तक किनकी अध्ययन कर रहे हैं? तो आत्मा का ही अध्ययन कर रहे हैं, जो किसकी देन है? अरस्तु का देन है। अरस्तु ने ही कहा था कि आत्मा की अध्ययन की शुरुआत कहाँ से किया था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया था। दर्शन शास्त्र के अंदर हम किनकी अध्ययन करते हैं? तो आत्मा का ही अध्ययन करते हैं। अरस्तु ने ही शुरू किया था आत्मा का अध्ययन। तो समझ गए कि साइकोलॉजी शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलके बना है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात साइकोलॉजी का पूर्ण रूप देखें तो क्या होता है? आत्माओं का अध्ययन करना ही क्या है? साइकोलॉजी। जिनके अंदर हम अपनी आत्मा का अध्ययन करते हैं उनको साइकोलॉजी शब्द कहते हैं। ये साइकोलॉजी शब्द आया किस भाषा से है? तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह लैटिन से आया और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो मानते हैं क्या है? ग्रीक भाषा से आया। लेकिन सर्वमान्य जो अभी चल रहा है वो क्या है? ग्रीक। किससे आया है? ग्रीक भाषा से आया है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो समझ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चन बनता है कि साइकोलॉजी किन किन वर्डों से मिलकर बना है।
साइकी और प्लस लोगोस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का ही अध्ययन करना क्या है, साइकोलॉजी है। रुडोल्फ गोएकले के बाद आए कौन, देकार्ते। 16वीं सदी की बात है। कौन सी सदी की, 16वीं सदी में आए कौन, देकार्ते। कब आए, 16वीं सदी में। और इन्होंने देखा कि आत्मा के अध्ययन की जो बातें चल रही थी, जो थी, उनमें बहुत ऐसे लोग थे जो रुचि नहीं ले रहे थे, इन पे उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन समय उस साइंस का युग बहुत ही पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से ही चले आ रहे हैं, जिनमें लोग जिस तरह अभी भी हम साइंस की बातों को थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, आर्ट्स की बातों पे कम ध्यान देते हैं। साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं वो सिंसियरली रूप से पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन आर्ट्स के विद्यार्थी उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इनको लगा कि अगर हमें आत्मा की अध्ययन को अर्थात साइकोलॉजी को आगे बढ़ाना है, तो इनको एक साइंस के रूप में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, साइंस के विषयों में जो विज्ञान से जोड़ देते हैं, भौतिक विज्ञान से जोड़ देते हैं, तो शायद ही इनका परचम और आगे हो जाएगा, इनकी मान्यता और बढ़ जाएगी। तो देकार्ते साहब ने क्या किया, इनको भौतिक विज्ञान में जोड़ने का प्रयास किया, आत्मा को भौतिक विज्ञान में जोड़ने का। 16वीं सदी में भौतिक विज्ञान के रूप में जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन इनमें जो जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन यह इसका प्रयास जो था वह सफल नहीं रहा। जब इन्होंने इनमें जोड़ने का प्रयास किया था, अन्य सारे विद्वान जो थे, अन्य सारे मनोवैज्ञानिक थे, उनमें हलचल सी मच गई कि यह कैसे हो सकता है कि आत्मा की अध्ययन हम एक भौतिक विज्ञान के अंदर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा के अध्ययन को एक ध्रुव वस्तु की संज्ञा दी थी कि यह एक अप्राप्य वस्तु है, इनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, न इनकी कोई भार होती है, क्योंकि हम भौतिक विज्ञान के अंदर जो कुछ पढ़ते हैं उनके कुछ भार होते हैं, उनमें कुछ वेग होता है, और उनको हम देख भी सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन आत्मा क्या है, कैसी है, इनकी क्या भार होती है, इनको कैसे माप सकते हैं, इनको न अभी तक कोई देखा है। तो इनको हम भौतिक शास्त्र के अंतर्गत कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार सभी विद्वानों का मानना था, मान्यताओं के अनुसार ये आत्मा का अध्ययन जो था, यह देकार्ते के द्वारा जो दिया गया था वह फलीभूत नहीं हो पाया। आगे चलकर यह प्रयास इनका विफल हो गया। इसके बाद आए कौन, पंपलोजी। देकार्ते के बाद कौन आया, पंपनोजी। पंपनोजी ने कौन आए, पंपनोजी, ये आए 17वीं सदी में। 17वीं सदी में इन्होंने कहा मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। पंपनोजी ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, लेकिन इनका भी नहीं चला, यह भी कुछ दिनों तक चला और यह समाप्त हो गया। इनके बाद ये लगभग 1850 ईस्वी तक चला, कितना, 17वीं सदी में ही चला। फिर 1850 ईस्वी में कहानी है, ये एस एक स्टूडेंट था और डब्ल्यू और जे एक प्रोफेसर थे, मनोवैज्ञानिक थे, दर्शन शास्त्री थे, जो भी थे। यह एक 1850 के सम्मेलन में शामिल हुए। 1850 में एक मनोवैज्ञानिकों का सम्मेलन रखा गया, जिनमें बहुत सारे दुनिया के मनोवैज्ञानिक आए, सफल हुए, सभी अपने अपने बातों को रखे, जिनमें ये
सम्मेलन समाप्त होने के बाद एस नाम का जो ये स्टूडेंट था यह आया और इनको खड़े खड़े नमस्कार किया और इनको झुक करके नमस्कार किया। इनके भी मन में संशय था कि ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, और इनके भी मन में संशय था कि यह इसके साथ ऐसा क्यों किया, जैसा मेरे साथ व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार इनके साथ क्यों नहीं किया। जनरली दोस्तों हम देखते हैं कि हम कभी भी अपने जानने पहचानने वाले से मिलने के लिए जाते हैं, अगर उनके साथ कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो हम अपने जानने पहचानने वाले के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उन दूसरे व्यक्तियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। एक को क्या किया, झुक करके प्रणाम किया और एक को खड़े खड़े नमस्कार किया। इनको जो झुक करके प्रणाम किया तो इन्होंने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों किया, कि इनको झुक करके प्रणाम किया और हमको खड़े खड़े नमस्कार किया। तो इनका जो जवाब था दोस्तों यह लाजवाब था, और इन्हीं के कारण शायद आज मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। ये जो डब्ल्यू से विलियम वुंड था और जे से विलियम जेम्स थे। इन्होंने कहा कि आप एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, और ये क्या था, एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर है। ये एक वट वृक्ष के रूप में है, और हम ये भली भांति जानते हैं कि दर्शन शास्त्र एक मात्र शाखा के रूप में है। क्या है, एक शाखा के रूप में है। दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान के अंदर समाहित हो सकता है, लेकिन मनोविज्ञान इनके अंदर नहीं आ सकता। ये इनका एक ब्रॉड रूप है, विस्तारित रूप है। इसलिए हमको जो जैसा लगा उस अनुसार हम अपना कार्य कर लिए। इनका भी कहना ठीक ही था। तो इनके ये जो डब्लू था दोस्तों, इनके अंदर एक बहुत लहर आ गई, इनको बहुत बड़ा झटका लगा। आज ये बदनामी जो हो रहा है ये तो कई युगों तक चलेगा, जब तक रहेगा सबके साथ बदनामी होगा। जिस तरह आज मेरे साथ बदनामी हुआ है और भी आगे चलकर बहुत बदनामी होगी दर्शन शास्त्र की। तो इन्होंने क्या किया, दर्शन शास्त्र से आकर सोच लिया कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। क्या कौन किया, विलियम जेम्स ने। 1870 में विलियम जेम्स ने क्या किया, मनोविज्ञान को अलग कर लिया। 1850 से 1870 तक मेहनत किया, और लगभग 20 वर्षों के बाद, कितना, 20 वर्षों के बाद विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। इसलिए मानते हैं कि आधुनिक जो मनोविज्ञान के जनक है किसको मानते हैं, तो विलियम जेम्स को ही मानते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको मानते हैं, विलियम जेम्स को मानते हैं। यहीं पे हम प्राचीन मनोविज्ञान की अगर जनक की बात करें तो किसको मानते हैं, अरस्तु को मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा को हम यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, इसलिए इतने बातों को तो आप ध्यान में रखिएगा ही। फिर से दोहरा लेते हैं, ये एक डेफिनेशन था, इसलिए इनको हम कुछ ज़्यादा उतना नहीं समझाने की कोशिश किया। इनको आप खुद से देख लीजिएगा एक बार कि वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान क्या था। मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। आजकल जो मानव व्यवहारों का अध्ययन करते हैं वही क्या है, मनोवैज्ञानिक, ये मनोविज्ञान है। जे.बी. वाटसन ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है। व्यवहार की जो सकारात्मक अध्ययन करते हैं, व्यवहार के बारे में जानते हैं, देखते हैं, इनसे ही क्या था, इन्हीं को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि हम जो व्यवहार करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, यही क्या है, एक मनोविज्ञान है। आत्माओं की अध्ययन करते हैं, मनुष्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, यही क्या है, एक मनोविज्ञान है। तो ये 3 डेफिनेशन था, इनको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं हर सब्जेक्ट का आप एक नोट्स बनाते जाइएगा, वैसे हम PDF के रूप में आपको देते रहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। जितना भी चीज़ पढ़ाएंगे सबका PDF मिलता जाएगा।
तो समझ गए होंगे। ये सबसे पहले कौन आया? सुकरात आया। सुकरात के ही शिष्य कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। सुकरात ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा। फिर कौन आया? रुडोल्फ क्विकले। फिर आया देकार्ते, पंपनोजी। फिर आया विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ही क्या किया? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। कब किया अलग? तो 1870 में किया। कब किया? 1870 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को अलग किया। ये एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि आपको जो भी क्लास देंगे हर क्लास का PDF मिलता जाएगा। सभी का PDF मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और आज एक ही सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किए हैं। अगले नेक्स्ट डेज से हम सारे वीडियोज़ अपलोड करेंगे और भी सब्जेक्ट का। इसलिए जिनको भी अच्छी से तैयारी करना है वो ज़रूर इनको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट को। और हम सारी बातों को बहुत ही आसानी से जानेंगे, देखेंगे। बहुत ही आसान है सीटेट को क्वालिफाई करना, क्योंकि यह हमारे लिए एक, आप इनको एक बहुत ही बड़े ब्रॉड रूप में देखते हैं, विस्तारित रूप में देखते हैं। अगर आप उनको कोई भी चीज़ को इजी वे में देखते हुए चलते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम जितने भी टॉपिक करवाएंगे ना, उनसे रिलेटेड हम अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे, तब आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको लगे कि नहीं आपके लिए यह उपयोगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अलग दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, जिनसे कि और भी सभी दोस्त लाभान्वित हो सके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।